गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल का अध्ययन किए थे, उसमें हम लोग ये देखे थे कि उस काल में नगर का शासन कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, सैन्य संगठन क्या थे और गुप्तचर विभाग, उसकी राष्ट्रीय आय, ये सब का अध्ययन किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मौर्यकालीन सभ्यता। कि मौर्यकालीन सभ्यता में मतलब उस टाइम की क्या क्या सुविधाएं थी, कैसी साहित्य था, शिक्षा क्या थी, ज्ञान विज्ञान कहाँ तक प्रचलित था, उनकी आर्थिक जीवन के बारे में सबका अध्ययन हम लोग एक एक टॉपिक के अनुसार करें। पहला है साहित्य। साहित्य के अंतर्गत मतलब पहले है उसकी राजभाषा। मौर्यकालीन मतलब मौर्य साम्राज्य में की राजभाषा क्या थी, वो प्राकृतिक थी, लेकिन बाद में दूसरी सदी से संस्कृत का पुनः विकास प्रारंभ हो गया। गुप्त थे तथा गुप्त तथा हर्षवर्धन के नाम जानते ही होंगे के समय में जो ग्रंथ लिखी जाती थी वो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। और इस काल के मतलब मौर्य काल में सबसे श्रेष्ठ जो कवि थे वो कालिदास थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञानशाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार थी। और दूसरे कवि थे, दूसरे श्रेष्ठ कवि थे, वो थे विशाखदत्त, और उनकी जो रचना थी मुद्र राक्षस। ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन होगा उसमें आ सकता है कि कालिदास की जो रचना है क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें अभिज्ञानशाकुंतलम रहेगा और भी अदर्स का नाम दे देगा। तो उसी तरह विशाखदत्त की जो रचना थी वो थी मुद्राक्षर, और साथ ही साथ देवाचंद्र, 2 उनकी थी, और बाकी कालिदास अभिज्ञानशाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार और रघुवंश, और इनके साथ साथ अमर सिंह, इनकी जो बुक थी वो था अमरकोश। तो इतनी भाषाएं थी, और जो भाषाएं थी वो सारी जो ग्रंथ थे सब कुछ था वो प्राकृतिक भाषा का यूज होता था, और इसीलिए वो उसका जो राजभाषा थी मौर्यकालीन सभ्यता में राजभाषा वो प्राकृतिक थी। सेकंड में आते हैं शिक्षा। मौर्यकालीन जो साम्राज्य था, मौर्यकालीन जो वंश चल रहा था, उसकी मौर्यकाल में जो शिक्षा थी वो पूरी तरह से मौखिक थी, और जो उसका स्तर था वो उच्च स्तर का था। और उसमें क्या था, गुरुकुलों की व्यवस्था थी, और ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम जो उच्च घराने थे, उच्च घराने के लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का ग्रहण करते थे। उस टाइम का जो प्रसिद्ध नाम सुना हो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार साइड में है, नालंदा विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में कम से कम 10,000 मतलब 10 के मैंने लिखा है 10,000 देश विदेश के छात्र अध्ययन करते थे। और जो अध्ययन करने का जो मतलब माहौल था वो तक क्या था, मौखिक, ना कोई रिटन नहीं था कि लिख कर दें या कुछ ऐसा। आप लोग जैसे बोलते हैं कि यहाँ लेक्चर हो रहा है तो जो बस सब कुछ लेक्चर वाइज ही उस टाइम की जो शिक्षा की होती थी, ना कोई नोट्स ना कोई पीडीएफ। अभी क्या है, अभी ये लेक्चर हो रहा है फिर उसके बाद आप लोग कहोगे कि सर नोट्स नहीं हमारे पास है। तो उस टाइम की जो शिक्षा थी, एजुकेशन का जो प्रचलन था वो मौखिक था। और जो शिक्षा के केंद्र थे सबसे प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय के भी 3 खंड थे, और जो अन्य शिक्षा के जो केंद्र थे, एक था तक्षशिला, विक्रमशिला, उद्धवपुरी और वाराणसी मतलब बनारस वाराणसी। तो ये जो तीनों थे अन्य उच्च शिक्षा के केंद्र थे। फिर आते हैं ज्ञान विज्ञान, जो तो आपका थर्ड है ज्ञान विज्ञान। उस टाइम साइंस की क्या स्थिति थी उस टाइम, तो इसमें कहा जाता है आर्यभट्ट जो कि एक ज्योतिष शास्त्र था, आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्र, और उसे पूरे ब्रह्मांड का अच्छा सा ज्ञान था, जिसने बताया था आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी गोल है। मतलब सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि जो पृथ्वी की स्थिति है वो क्या है, वो गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है। और साथ ही साथ उसने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का ज्ञान प्राप्त किया, मतलब उसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्टम की रचना की। ब्रह्मगुप्त तथा वाराणसी नामक वैज्ञानिक हुए उस काल के, और इसी काल में
महान ज्ञाता था। और इसी काल में, मौर्य काल में ही आयुर्वेद, पशु चिकित्सा तथा रसायन विज्ञान में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हाथियों तथा घोड़ों की चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए। अपराध, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो वहाँ पे अपराध नाम मात्र के होते थे और सब लोग एक धन्य और धनी जीवन व्यतीत करते थे। अपराधों की, इसीलिए उस टाइम के लोग अपराधों से मुक्त थे, ना कोई, और जो अपराधी पाए जाते थे उन्हें दंड की भी दंड दिया जाता था और उस टाइम दंड के व्यवहार में भी सुधार किया गया। फिर आते हैं आपका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन क्या थे, वो लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या किया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि मौर्य काल में सभी लोग एक खुशहाल और धन धान्य से संपन्न थे। किसी भी तरह का छल कपट ये सब चीज़ें उनको देखने को मिलती नहीं थी। और ये भी है कि वहाँ जो खेती होती थी, खेती अच्छी प्रकार की खेती होती थी और वो जो थे कृषक राजा की सहायता करते थे। साथ ही साथ कृषि खेती के साथ साथ वन संपत्ति अपार थी। धातु, लकड़ी, हाथी दांत तथा विविध प्रकार के वस्त्र, नाव, जहाज बनाने के कुशल कारीगर भी आर्थिक जीवन के अंतर्गत आते हैं और अपना जीवन यापन करते थे। फिर आते हैं कला, स्थापत्य कला। कहा जाता है कि मौर्य काल में स्थापत्य कला का विस्तार हुआ। अनेक मठ, मंदिर तथा विहार बनाए गए। भवनों के निर्माण भी उस टाइम ईंट और पत्थरों का प्रयोग करके बनाया जाता था। और उसी काल में मंदिर के अंदर, मंदिर के जो अंदर कक्ष होता है उसमें मूर्तियों की स्थापना की गई। आप लोगों को पता होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र की। उसमें ये है कि जो इसके अंदर जो अजंता और एलोरा के अधिकतम भित्ति चित्रों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। साथ ही साथ संगीत, नृत्य, नाट्य कला का भी विकास मौर्य काल में हुआ। और जो उच्च घराने, हमने कहा था कि जो शिक्षा की स्थिति थी वो ज़्यादा उच्च घराने ही शिक्षा प्राप्त करता था और वो जाकर गुरुकुलों में अपने गुरुओं के साथ रहकर शिक्षा लेता था। तो अजंता, यहाँ पे भी जो उच्च वर्गों की जो बालिकाएं थी, उच्च वर्ग की जो बालिकाएं आती थी वो नृत्य की शिक्षा, जो उच्च घराने की बालिकाएं थी वो नृत्य की शिक्षा लेती थी। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, व्यापार। उस टाइम व्यापार की स्थिति क्या थी। तो इस काल में जो व्यापार होता था वो समुद्रों के द्वारा होता था और उन्नत तरीकों से होता था। चीन, बर्मा, जावा, सुमात्रा, ये सब सारे क्या है, द्वीप है। जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, यूरोप, पश्चिमी एशिया तक व्यापार का फैला हुआ था और एक उन्नत किस्म की, जो उन्नत तरीके से व्यापार की जाती थी। और जो सोना चांदी था, सोना चांदी विदेशों से मंगाया जाता था। फिर आते हैं धर्म कि उस टाइम धर्म की क्या स्थिति थी, लोग रिलीजियस कैसे थे। तो कहा जाता है कि मौर्यकालीन जो शासक था वो क्या था, धर्म के अनुयायी थे और उनके समय में बौद्ध धर्म भी प्रचलित था। मौर्यकालीन में धर्म के तो अनुयायी थे ही, साथ ही साथ बौद्ध धर्म भी प्रचलित था। हर्ष ने बौद्ध धर्म के पुरोहितों को नियुक्त किया था, परंतु वह हिंदू धर्म से प्रभावित था, इसलिए वह विष्णु, कृष्ण, शिव तथा गणेश का पूजन करता था। ठीक। फिर है सारनाथ में जो बनी वाराणसी सारनाथ, जो कहा जाता है कि वहाँ पे विदेशों से भी लोग आते हैं, मठ है एक तरह का। वहाँ ये भी कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो क्या था, सारनाथ में दिया था। इसलिए वहाँ पे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, वो क्या भ्रमण करने के लिए वो सारनाथ आते हैं। तो जो सारनाथ के मंदिर में बनी जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है वो क्या है, वो ये दिखाता है कि उस टाइम वो बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रदर्शित है। वो क्या करते थे कि सारनाथ के मंदिर में बनी महात्मा बुद्ध की मूर्ति बौद्ध धर्म की आस्था को प्रदर्शित करते हैं कि हाँ कि वो लोग महात्मा बुद्ध के भी अनुयायी थे। और साथ ही साथ
मंदिर, स्तूप तथा गुफाएं इस सभ्यता की ही देन है, मतलब मौर्यकालीन सभ्यता की ही देन है। तो ये है उस काल की, मतलब मौर्यकालीन सभ्यता के विकास के लिए क्या क्या है, मौर्यकालीन सभ्यता क्या है, मतलब हम इसको किस किस शब्दों में जानते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात अगर करें तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है कि मान लीजिए कि मौर्यकालीन सभ्यता की जो साहित्य की